प्यारे बच्चों, पाठ में आए सारे कठिन शब्दों के अर्थ तो नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप उनको कैसे जानेंगे। पाठ में आए रंगीन शब्दों पर अपना कर्सर रोकिए। अर्थ आपके सामने है। समझ गए बच्चों? चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। 2 क्रांतियां। प्रस्तावना। क्रांति का अर्थ लोग आमतौर पर लड़ना समझते हैं। बंदूक, तोप आदि से लैस होकर सरकार या राज्य के विरुद्ध लड़ना। वास्तव में क्रांति का अर्थ है क्रम में परिवर्तन, यानी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन। आप लोगों ने संक्रांति के त्योहार का नाम सुना होगा। 14 या 15 जनवरी के दिन सूरज दिशा बदलता है और दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। उस दिन मौसम में क्रम परिवर्तन प्रारंभ होता है। सर्दी से हम गर्मी की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हम क्रांति से लड़ने का अर्थ क्यों लेते हैं? वास्तव में सरकार या राज्य के विरोध में लड़ने के लिए शब्द है सशस्त्र क्रांति, अर्थात शस्त्रों की सहायता से राज्य के विरोध में उठ खड़ा होना। सशस्त्र क्रांति में क्रांतिकारी का उद्देश्य है शासन या सत्ता में परिवर्तन लाना। शायद यही क्रांति संसार में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लोग क्रांति का अर्थ सशस्त्र क्रांति ही लेते हैं। लड़ाई का अर्थ भी सिर्फ युद्ध के मैदान में मारना मरना नहीं है। हम जिंदगी भर परिस्थितियों से लड़ते हैं। गरीब भूख प्यास से लड़ता है, ज्ञानी अंधविश्वास से लड़ते हैं, सज्जन भ्रष्टाचार और अत्याचार से लड़ते हैं। देश को भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। देश गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि समस्याओं से जूझता है। गरीबी या अशिक्षा से लड़ने का अर्थ है ऐसे उपाय करना जिससे गरीबी या अशिक्षा दूर हो सके। हम अनाज ज्यादा पैदा करें तो देश में भूख से लड़ सकते हैं। इसी तरह ज्यादा स्कूल कॉलेज खोलकर अशिक्षा से लड़ सकते हैं। इसी को हम क्रांति कहेंगे। अशिक्षा से लड़ने का ही दूसरा नाम है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना। क्या आप अनाज की पैदावार में क्रांति का तात्पर्य समझा सकते हैं? अंग्रेज 300 साल पहले भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया। शासक बनने के बाद भी उन्होंने व्यापार को ही अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया और इस देश के विकास की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। भारत में इंग्लैंड में बनी चीजें आयात होती थी और भारत में उद्योग धंधे नहीं पनपे। उन्होंने देश में कृषि के मामले में भी कुछ नहीं किया था। अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर गए। तब भी भारत में अनाज की पैदावार की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खुराक चाहिए, उसी तरह पेड़ पौधों को भी हवा, पानी और खुराक चाहिए। फसलों को पानी बारिश से मिलता है। आज बारिश ना हो या बहुत कम हो तो फसलों को खुराक जमीन से मिलती है। अगर एक फसल के बाद जमीन में खाद ना मिलाएं तो पौधों को पर्याप्त खुराक नहीं मिलेगी और अच्छी फसल नहीं होगी। अंग्रेजों के जमाने में भी हमेशा अन्न की समस्या रहती थी। कभी बारिश कम तो कभी खाद नहीं, कभी अच्छे बीज नहीं तो कभी बाढ़ से फसल नष्ट हो जाती थी। इससे हमेशा देश के किसी न किसी कोने में अकाल पड़ जाता था और लोग भूखमरी के कारण हजारों की संख्या में मर जाते थे। 1943 में बंगाल में आधुनिक युग का सबसे बड़ा अकाल आया और इसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगर अकाल ना हो तो गरीबों को कुपोषण का सामना करना पड़ता था। कुपोषण का अर्थ है अच्छे पोषक तत्वों की आहार में कमी। सिर्फ सूखी रोटी से थोड़ी भूख तो शांत हो जाती है, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं आती। जो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं वे छोटी आयु में ही गुजर जाते हैं। अन्न की कमी ही इन सब समस्याओं की जड़ है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब इस देश के सामने अन्न का अभाव सबसे बड़ा सवाल था। इस अभाव से लड़ना देश का सबसे पहला लक्ष्य था। 1943 की ही बात है। नॉर्मन बोरलाग नामक एक कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने मेक्सिको में अच्छी उपज देने वाली फसलों के संबंध में प्रयोग शुरू किए। उन्होंने मक्का और गेहूं की खेती में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए, जिससे फसल कई गुना बढ़ गई। 1963 तक विश्व के कई देशों ने उनके प्रयोग को अपनाया और विश्व के कई देशों में कृषि में सुधार हुआ। बोरलाग द्वारा शुरू किए गए इस विकास कार्य को हम हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। भारत भी इस क्रांति में कूद पड़ा। 1960 तक भारत में अन्न की बहुत कमी थी। उस समय भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने बोरलाग की हरित क्रांति को भारत में लागू करने की सिफारिश की। वे उस समय भारत के कृषि मंत्री के प्रमुख सलाहकार थे। उनकी सलाह पर मंत्रालय ने हरित क्रांति को कार्य रूप देने का निश्चय किया।
भारत में IR8 नामक धान की खेती शुरू की गई। 1960 में भारत में चावल की कुल उपज प्रति हेक्टेयर 2 टन थी। 1995 के आसपास धान की उपज प्रति हेक्टेयर 6 टन हो गई। जहां पहले लाखों टन अनाज बाहर से मंगाया जाता था, 2006 में भारत ने विदेशों को 45 लाख टन चावल निर्यात किया और अच्छी आमदनी प्राप्त की। यह सच में क्रांति से कम नहीं है। आज उत्तर में गेहूं, दक्षिण में चावल, पूरे देश में गन्ना, दालें और तिलहन सभी की उपज में सुधार हुआ है। इस क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को भारत सरकार ने 2006 में पद्म विभूषण की उपाधि देकर सम्मानित कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। हरित क्रांति क्या है? वे कौन से कार्य हैं जिनसे उपज कई गुना बढ़ती है? इन बातों को हम एक एक करके देखें। अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो कम पौधे उगेंगे और कम फसल होगी। कमजोर बीज से पनपे पौधे में दाने भी कम लगेंगे। इस तरह हरित क्रांति का पहला कारक तत्व है उन्नत बीज। पौधों को, खासकर चावल की फसल को बहुत पानी चाहिए। अगर हम बारिश के पानी पर निर्भर रहें तो अक्सर पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि अक्सर कई जगह बहुत कम बारिश होती है। अगर हम किसी तरह नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था कर सकें तो फसल अच्छी होगी। इस तरह हरित क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है सिंचाई की व्यवस्था। पौधों को खुराक चाहिए, तभी स्वस्थ मोटे अनाज पैदा होंगे। उचित आहार ना मिले तो मनुष्य कमजोर हो जाते हैं, बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह खुराक के अभाव में पौधों में ज्यादा अनाज नहीं लगता। जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम उसमें खाद या उर्वरक डाल सकते हैं। इस तरह हरित क्रांति का तीसरा कारक तत्व है खाद और उर्वरक। जब सारी स्थितियां अनुकूल हों और अच्छी फसल होने लगे तो उसमें कीड़े लगने का खतरा रहता है। कीड़ों का हमला इतना तीव्र रहता है कि लगभग आधी फसल नष्ट हो जाती है। अगर हम समय पर कीड़ों को मारने वाली दवाइयां छिड़क सकें तो फसल बचाई जा सकती है। इस तरह हरित क्रांति का चौथा कारक तत्व है कीटनाशकों का प्रयोग। फसल की अवधि 4-5 महीने की होती है। बाकी समय खेत खाली पड़े रहते हैं। उस समय दूसरी फसल उगाई जा सकती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जमीन में 2 फसलों की उर्वरता नहीं होती थी, ना ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाती। इस संदर्भ में एक विचित्र व्यवस्था की बात करेंगे। पूर्व के प्रदेशों में झूम खेती की प्रथा प्रचलित थी। लोग खेती के बाद खेत जला देते थे और दूसरे साल खेती नहीं करते थे। यह वे खेत की उर्वरता बढ़ाने की दृष्टि से करते थे, लेकिन परिणाम यह होता था कि 2 साल में एक ही फसल होती थी। अब उर्वरकों की उपलब्धि और सिंचाई के कारण वर्ष में 2 या 3 फसलें तक हो जाती हैं। हरित क्रांति का 5वां कारक तत्व है दोहरी फसलें। हरित क्रांति का ही परिणाम है कि आज देश में कोई अकाल नहीं पड़ता। भारत दूसरे देशों को निर्यात भी करता है और अनाज की उपलब्धता के कारण लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है। अंत में हम एक और क्रांति की बात करेंगे, जिसे श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। अनाज, फल और सब्जियों की तरह दूध भी हमारे आहार का एक आवश्यक अंग है, लेकिन दूध मिलना एक समस्या है। जब पहले लोगों के लिए अनाज की कमी थी, तब गायों के लिए चारे की कमी थी। उस समय मरियल सी गायें दिन में 3-4 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देती थी। उस समय यूरोप की गायें दिन में 20-20 लीटर तक दूध देती थी। श्वेत क्रांति का उद्देश्य था देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाना। इसके लिए निम्नलिखित बातें जरूरी थी। विदेश से अच्छी नस्ल की गाय मंगाई जाएं, गायों के लिए अच्छी खुराक की व्यवस्था की जाए, पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके अपनाकर गायों को स्वस्थ रखा जाए। इन दोनों क्रांतियों से देश के विकास को बढ़ावा मिला है। स्वतंत्रता के बाद हमारा देश विश्व के निर्धन देशों में एक था। 60 साल की अवधि में भारत संपन्न और प्रभावशाली देशों की कोटि में पहुंच गया है। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से किसानों का जीवन सुधरा है। गांवों की स्थिति भी अच्छी हुई है। देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के कारण इन्हें क्रांति कहना सचमुच सार्थक